नमस्कार। रहगुजर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपको याद दिला दें कि पिछली बार की कहानी दीपू हरिया और किडनैपर गैंग में हमने आपको एक बड़े ही पेचीदा मोड़ पर लाकर छोड़ दिया था। पिछली बार की कहानी में दीपू और हरिया भोलू दादा के गांव की एक शादी में शामिल होने के बहाने एक काली चुड़ैल के रहस्य को सुलझाने गांव जाते हैं। वहां पहुंचकर इस रहस्य को सुलझाते सुलझाते दीपू और हरिया एक मुसीबत में फंस जाते हैं। कोई उन पर छुप कर वार करता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। बस इसी पेचीदा मोड़ पर हमने आपको छोड़ दिया था। तो आइए वहां से आज आगे बढ़ते हैं। आंखें खुलने पर दीपू ने अपने आप को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। थोड़ी देर तो उसको समझ ही नहीं आया कि वो कहां पर है और उसके हाथ पांव क्यों बंधे हैं। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। कमरे में काफी अंधेरा था, लेकिन पास ही किसी और के होने का आभास हो रहा था। ऊपर से कुछ आवाजें भी आ रही थी। बरगद से पीछा कर रहा था, ताका झांकी, डंडा मारकर बेहोश। मैं जाकर देखता हूं, तू फोन करके आ जाना, एक भारी भरकम आवाज ने कहा। अरे मुंह तो ढक ले, यानी कि उन्होंने पहचान लिया तो, एक और आदमी बोला। थोड़ी देर में कमरे की बत्ती जली और एक दुबला पतला लंबा सा आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। आ गए होश ठिकाने? उसने हंसते हुए अपनी भारी आवाज में पूछा। और करो जासूसी, तुम दोनों इस गांव के तो नहीं लगते। खैर, अपनी तो चांदी है, इस बार का टारगेट पूरा हो गया, गोटिया खुश हो जाएगा। हाँ, तो देखे कौन हाथ आया है, यानी कि जरा अता पता मालूम करे। कहते हुए एक ठिगना सा मोटा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके मुंह पर भी रुमाल बंधा था। ये क्या? ये तो पास के गांव के जमींदार यानी कि काली ठाकुर का पोता है और दूसरा इसका पार्टनर है। दोनों बड़े जासूस बने फिरते हैं, यानी कि इनका तो डबल मिलेगा। चल, अंधेरा हो गया है, गोली भाई इंतजार कर रहा होगा। बत्ती जली रहने देना। यह बेसमेंट है, यानी कि बाहर कुछ पता नहीं चलेगा। लौटने में इनके लिए कुछ खाने पीने को लेते आएंगे। दोनों के जाने के बाद एक बार फिर एकदम शांति छा गई। दीपू ने गर्दन घुमाकर देखा तो थोड़ी दूर पर हरिया बैठा था। उसके भी हाथ पांव बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठुसा था। माथे पे खून का निशान भी था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में हिम्मत रखने का आश्वासन दिया। फिर दीपू धीरे धीरे सरकता हुआ हरिया के पास पहुंचा और उसकी पीठ से पीठ टिकाकर बैठ गया। थोड़ी कोशिश के बाद उसने हरिया के हाथों की रस्सी खोल दी और जल्दी ही दोनों कैद से आजाद हो गए। इससे पहले कि दोनों बदमाश वापस आए, हमें निकल जाना चाहिए, दीपू बोला। मैं जरा फटाफट इस जगह की फोटो ले लूं, कहकर हरिया ने अपना फोन निकाला। दीपू और हरिया जब घर पहुंचे तब तक रात ढल चुकी थी। भोलू दादा और पूरन सिंह माथे पर शिकन लिए आंगन में चक्कर लगा रहे थे। सब इंस्पेक्टर चौटाला पास ही मिठाई से भरी थाली लिए खड़ा लड्डुओं पे खुंदक निकाल रहा था। लो आ गए, तुम तो हमारी जान लेकर ही रहोगे लल्ला। कहाँ से आ रहे हो? कपड़ों पे इतनी मिट्टी कैसी है? घर चलो, बाबूजी से शिकायत न की तो देखना, भोलू गुस्से से बोला। पास में खड़े पूरन सिंह ने भी हुंकार भरी। इधर आ पाजी, आज तेरी टांगे ना तोड़ी तो कहना, कहकर वो हरिया की तरफ लपका और माथे पे खून देखकर चौंक गया। यह खून कैसा है? क्या हुआ रे? तुझे किसने मारा? तभी चुन्नू वहां आ पहुंचा। क्यों गए थे वहां? क्या पता चला? लो, कर दी मेरी छुट्टी खराब, सब इंस्पेक्टर चौटाला गुर्राया। क्यों रे लौंडो, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लोग बरगद की ओर गए? उसने आंखें तरेर के पूछा। बरगद? क्या कहते हो चौटाला साहब? तो क्या इनकी ये हालत काली चुड़ैल ने की है? पूरन सिंह ने घबराते हुए पूछा। सॉरी भोलू दादा, पूरन काका, चौटाला साहब, हमें माफ कर दीजिए।
और प्लीज शांति से हमारी बात सुनिए, दीपू ने बहुत ही शालीनता से कहा। बरगद पे कोई चुड़ैल नहीं है। कोई चुड़ैल नहीं है तो क्या सब गांव वाले झूठे हैं? पुलिस वाले कामचोर है जो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला? आपने पुराने पोस्ट ऑफिस में देखा? हरिया बोल उठा। बिल्कुल, वहां टूटे फूटे फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं है। एक कमरे में थोड़ा सामान है जो वहां के पुराने चौकीदार का है। बूढ़ा बेचारा अंधा था और पिछले महीने ही तपेदिक से मर गया। चौटाला रोबदार आवाज में बोला। चौटाला साहब, अगर आप हम पर भरोसा करें तो आपका प्रमोशन पक्का है। इस गांव में एक बहुत बड़ा बच्चों की स्मगलिंग का रैकेट चल रहा है। जब मैं और हैरी पोस्ट ऑफिस का मुआयना कर रहे थे, किसी ने हम पर पीछे से वार करके बेहोश कर दिया और बांधकर बेसमेंट में डाल दिया। हाँ, वहां दो आदमी थे। एक लंबा और दुबला पतला था और उसकी आवाज भारी थी। दूसरा ठिंगना और मोटा था। इन दोनों के मुंह ढके थे, हरिया बोला। और ठिंगना आदमी हर बात पर यानी के बोल रहा था, दीपू ने कहा। कहानी तो बढ़िया बनाई है, चौटाला डकारते हुए बोला। कहानी नहीं, सच है। उन्होंने किसी गोली भाई का नाम लिया था। वो दोनों उसको मिलने गए हैं और लौट कर वापस पोस्ट ऑफिस में आएंगे। शायद हमारे लिए कुछ खाने को भी लाएं, क्योंकि उनके अगले शिकार हम ही हैं। हमने उनको ये कहते सुना है। उन्होंने मुझे पहचान भी लिया, दीपू ने बताया। चलो फिर पोस्ट ऑफिस के पास छुप जाते हैं, उनके आते ही उन्हें पकड़ लेंगे, चौटाला जोश में बोल उठा। उसके कानों में अभी से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अभी नहीं, हरिया बोला। अभी तो पूरे गिरोह का पता लगाना है। हैरी ठीक कह रहा है। हमें वहां वापस जाना होगा। ये चेन कहाँ तक जाती है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। नहीं लल्ला, ये बहुत खतरे वाला काम लगता है। मेरी मानो तो ये काम पुलिस पर ही छोड़ दो। क्यों पूरन? बिल्कुल भैया, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम दोनों चुपचाप वापस गांव चलो। चिंता मत करो काका, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरी घड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा है, जिससे हमारी लोकेशन का तुम लोगों को पता रहेगा। ये लोग बच्चों को बेचते हैं, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोग बस हमारा पीछा करते रहना। और चौटाला साहब, आपको हमारे साथ चलना, दीपू बोला। सबको समझा बुझा कर राजी करने के बाद दोनों चौटाला को साथ लेकर वापस पोस्ट ऑफिस की ओर चल दिए। हरिया ने एक छोटा सा चाकू अपने जूते में छुपा लिया और फिर कुछ सोचकर चुन्नू से एक पुराना स्टेथोस्कोप मंगवाया और उसे बेल्ट की जगह पैंट पर बांध लिया। उन्हें पकड़ना नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, और ये सब किस लिए है? चौटाला ने खींचते हुए पूछा। आप हमें वापस उसी जगह बांध दीजिएगा ताकि उन्हें शक ना हो, और ये सब हमारी हिफाजत के लिए, हरिया ने थोड़ा झुंझलाते हुए जवाब दिया। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर चौटाला ने दोनों को फिर से बांध दिया और फिर कुछ सोचकर अपना फोन साइलेंट पे करके दीपू की पैंट की चोर जेब में डाल दिया। ये मेरा पर्सनल फोन है, इसमें से तुम मुझे ऑफिस के मोबाइल पर मैसेज कर सकते हो। छोटा सा है, किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना ताकि बैटरी ज़्यादा दिन तक चले। ये कहकर चौटाला लौट गया। फिर से हर तरफ खामोशी छा गई। लगभग 1 घंटे बाद एक मोटरसाइकिल के आने की आवाज़ आई। दीपू और हरिया इस नए कारनामे के लिए तैयार थे। भाई मैं गोली, टारगेट पूरा हो गया है। 2 पेटी और तैयार है। बस रात तक आपके पास दहेज भिजवा दूंगा। टेम्पो पर मुंबई का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, MH03DD4322। इधर पुलिस की गेमा गेमी बहुत बढ़ गई है, इसलिए इस बार मैं नहीं बल्कि मेरे 2 आदमी छुट्टन और कालू साथ होंगे। मैं अपने साथियों के साथ धतूरिया जा रहा हूँ। अगले 10 दिन तक हम वहीं रहेंगे। इस बार माल सॉलिड है, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। रियाद फ़ोन करोगे तो शेख साहब से कह देना। अच्छा रखता हूँ। चल रहा छुट्टन, बाजू वाले कमरे में देख के आ, दोनों ने खाना खाया कि नहीं, फिर रात की तैयारी में लग जा। गोली पान की पीक थूकते हुए बोला। गोली का अड्डा इंदौर से कुछ 50 किलोमीटर दूर एक खंडहर में था। दीपू और हरिया को रातों रात गांव से यहाँ तक टेम्पो में पहुंचाया गया। गिरोह के लोगों की बातचीत से दीपू ने अंदाजा लगाया कि उनके अलावा कई और बच्चे भी इस गिरोह की कैद में थे।
जब छुट्टन कमरे में आया, हरिया और दीपू दीवार से सटे बैठे कुछ कानाफूसी कर रहे थे। खाली बर्तन उनके पास रखे थे। भागने का प्लान बना रहे हो क्या? कोशिश भी मत करना। ये जगह शहर से बहुत दूर है और फिर हमारे आदमी सब तरफ फैले हैं। छुट्टन बोला, हमें छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा की पहुंच कहाँ तक है। 2 दिन में तुम्हारे अड्डे पर छापा न मारा तो कहना। तुम 4 लोग पूरी पुलिस फोर्स के आगे क्या टिकोगे? दीपू ने हिम्मत बटोर के कहा। हाँ, हमारा एक आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसने अब तक यहाँ की पुलिस को तुम्हारे अड्डे के बारे में बता दिया होगा। हरिया को भी जोश आ गया। छोड़ दो, बारात में आए हो क्या? अरे तुम तो हमारा जैकपॉट हो, खासकर ये दूसरा वाला। बड़ा जासूस बना फिरता था जमींदार का बच्चा। और वैसे भी तुम कौन सा यहाँ रुकने वाले हो? आज रात ही तुम्हें ठिकाने भेज दिया जाएगा और जहाँ तुम जा रहे हो वहां तुम्हारे बाप की कोई पहुंच नहीं, समझे? छुट्टन हंसते हुए बोला और बर्तन उठाकर रसोई की तरफ चला गया। छुट्टन और कालू जब दहेज की सीमा पर पहुंचे तो वहां नाकाबंदी थी और सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। टेम्पो में ड्रम्स लदे हुए थे। उन्हीं में से 2 में दीपू और हरिया बंद थे। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में पहला नाम सब इंस्पेक्टर चौटाला का था, जिसने अपनी सूझबूझ और लोकल पुलिस की मदद से एक बहुत बड़े किडनैपिंग रिंग को खत्म किया था। साथ ही दीपू, हरिया और उन 20 बच्चों की फोटो थी जिन्हें बचाया गया था। गांव वालों ने दीपू और हरिया का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से किया। चुन्नू तो उन्हें सलामत देख खुशी से नाच ही उठा। लेकिन बेटा, तुम इस खतरनाक गिरोह से बचकर आए कैसे? मुखिया चाचा ने पूछा। अरे चाचा, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। और फिर मेरा पार्टनर जो इतना होशियार है, उसके तेज दिमाग ने हमें बचा लिया। दीपू हंसते हुए बोला। फिर उसने सारी कहानी कह सुनाई। अड्डे में दीपू हरिया को जिस कमरे में रखा गया था, उसके साथ के कमरे में बैठकर ही गोली ने सारी प्लानिंग की थी, जो दीवार में स्टेथोस्कोप लगाकर हरिया ने सुन ली थी और दीपू ने सारी डिटेल्स चौटाला को मैसेज कर दी थी। ये हरिया का आइडिया था जो उसने किसी फिल्म में देखा था। फिर जब छुट्टन और कालू को दहेज की पुलिस ने पकड़ा तो उनकी जगह 2 अंडरकवर पुलिस वाले पोर्ट गए, जहां वो गिरोह के प्रमुख आदमी चीफ से मिले, जो उन्हें उस गोदाम में ले गया जहां बाकी के बच्चे थे। दीपू, हरिया समेत सभी बच्चों को एक छोटे कंटेनर में बंद कर दिया गया। जैसे ही वो कंटेनर सी प्रिंसेस नाम के जहाज पर लदा, पोर्ट की पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया और जहाज के कप्तान समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया। चीफ के माध्यम से पुलिस गिरोह के सरगना तक जा पहुंची, जो इलाके का एमएलए निकला। उधर इंदौर पुलिस ने गोली और उसके साथियों को धतूरिया में धर दबोचा। जब पुलिस के डंडे पड़े तो गोली ने काले चुड़ैल का सच उगल दिया। फूलमती के पोते को गोली के आदमियों ने ही उठाया था। उस रात बेचारी उसे ढूंढती पोस्ट ऑफिस तक आ पहुंची थी, जहां उसने छुट्टन और कालू को उसे टेम्पो में डालते देख लिया था। दोनों ने बुढ़िया को मारकर बरगद से लटका दिया। जब गांव के थानेदार ने मामले की छानबीन शुरू की तो उसे भी एक रात मारकर बरगद के नीचे डाल दिया और काली चुड़ैल की अफवाह फैला दी। गांव वालों के अंधविश्वास ने अपराधियों का गुनाह छुपाए रखा। बारात खूब धूमधाम से विदा हुई, लेकिन सबसे भावपूर्ण विदाई दीपू और हरिया की थी।